अगर ये पेपर आप अभी सोल्व नहीं करोगे तो आने वाले टाइम में जो आपके पेपर आ रहे हैं उसमें जो क्वेश्चंस आएंगे वो सेम होंगे और आपको याद भी नहीं रह पाएंगे। एटलीस्ट इतना टाइम पहले तो सोल्व कर लो कि आपको याद और रिवीजन का टाइम मिल जाए। तो आइए पीएमसी केंद्रीय विद्यालय में पीरियोडिक टेस्ट 2 में आया साइंस का पेपर सोल्व करते हैं, जो कि क्लास 9th का है। अब देखो, हमारा क्वेश्चन पेपर को सोल्व करने का मेन मोटिव होता है हमारा रिवीजन अच्छा हो जाए, हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स कवर हो जाएं जो पेपर में आने की सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है, और इसके साथ साथ हमारी अप्रोच, पेपर को सोल्व करने की अप्रोच, ये कवर हो जाए। ठीक है, तो ये मोटिव हमारा क्लियर होता है क्वेश्चन पेपर को सोल्व करने से। आई होप कि आप समझे होंगे। आइए बिना टाइम वेस्ट किए अपना क्वेश्चन पेपर सोल्व करते हैं। वेलकम टू कॉन्सेप्ट वाइज यूट्यूब चैनल। क्वेश्चन 1 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेट ऑफ मैटर। अच्छा, पेपर में क्या होता है, आपको टेंशन नहीं लेनी स्टार्टिंग में। जो क्वेश्चन आता है उसको सोल्व करना है, जो क्वेश्चन नहीं आता उसको छोड़कर और मार्क करके चलना है। इससे क्या होगा, इससे आपको जो क्वेश्चंस आते हैं एंड तक आप वो सब अटेम्प्ट कर पाओगे एटलीस्ट, और जो नहीं आते उन पर दिमाग आराम से लगा पाओगे। वरना होता क्या है, आप जो नहीं आते उन पर गैस भी नहीं लगा पाते, गैस भी खुलकर नहीं कर पाते, और लास्ट में पेपर खराब हो जाता है और जो आते थे वो भी छूट जाते हैं। तो क्वेश्चन 1 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेट ऑफ मैटर। तो मैटर के 3 स्टेट आपको पता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो इनमें से कौन सा नहीं होगा? ऑप्शन डी, एनर्जी। ये कोई स्टेट ऑफ मैटर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड। तो आपको पता है कंपाउंड का एग्जाम्पल कौन सा है? वाटर, H2O, जिसमें 2 गोल्ड अपने आप में एक एलिमेंट, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, लेकिन वाटर H2O आता है, तो ये क्या कहलाता है? ये अपने आप में कंपाउंड कहलाता है। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। द प्रोसेस ऑफ लिक्विड चेंजिंग इनटू अ सॉलिड इज नोन एज। तो लिक्विड जब सॉलिड में चेंज होता है, देखो 3-4 प्रोसेस होते हैं ये। इसमें क्या हो सकता है कि गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। तो जब सॉलिड से लिक्विड होता है तो क्या बोलते हैं? मेल्ट। लिक्विड से गैस होता है तो क्या बोलते हैं? इवेपोरेट। गैस से लिक्विड होता है तो क्या बोलते हैं? कंडेंस। और लिक्विड से सॉलिड बनता है तो क्या बोलते हैं? फ्रीज। ठीक है, फ्रीज। तो अब आपको क्या पूछा गया है कि लिक्विड चेंजिंग इनटू सॉलिड, तो लिक्विड से चेंज होता है तो फ्रीज, फ्रीज। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, फ्रीजिंग। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द सेल। तो इसमें से कौन सा फंक्शन नहीं है सेल का? आपको पता है कि ग्रोथ सेल का फंक्शन है, बिल्कुल सही। बी, रिप्रोडक्शन, सही। सी, मेटाबॉलिज्म, और डी, कॉन्शियसनेस। तो ये तीनों ही सेल के फंक्शन हैं, तो ये ऑप्शन तो सही नहीं होंगे। ऑप्शन सही कौन सा होगा? जो कि गलत है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। विच टाइप ऑफ टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ द बॉडी। तो मूवमेंट, बॉडी में मूवमेंट के लिए कौन सा टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होता है? ऑप्शन ए, एपिथेलियल टिश्यू, बी, कनेक्टिव टिश्यू, सी, मसल टिश्यू, और डी, नर्वस टिश्यू। तो आपको पता है कि हमारी बॉडी में जो मसल टिश्यू है ये मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। विच टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू स्टोर्स फैट इन द बॉडी। तो किस तरह का कनेक्टिव टिश्यू है जो फैट को स्टोर करता है बॉडी में? आपके सामने ऑप्शन आते हैं, कार्टिलेज, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, बोन, सी, एडिपोज टिश्यू, और डी, ब्लड। तो आप हमेशा याद रखते हैं, मैंने पिछले भी क्वेश्चन पेपर्स में सोल्व किया है कि ऑप्शन सी, एडिपोज टिश्यू जो होता है वो आपका स्किन के नीचे बॉडी में कनेक्टिव टिश्यू है एक तरह का, जो कि फैट को स्टोर करने के काम आता है। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग स्पीड। तो स्पीड आपको पता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है? बेसिकली एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहना पसंद करता है, और अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना पसंद करता है जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। तो यहाँ पर देखते हैं कौन सा कहता है, फोर्स इक्वल्स मास टाइम्स एक्सीलरेशन। नहीं। बी कहता है एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट स्टेज एट रेस्ट। ठीक है। एंड ऑन ऑब्जेक्ट इन मोशन स्टेज इन अ मोशन अनलेस एक्टेड अपॉन बाय अ नेट एक्सटर्नल फोर्स। बिल्कुल सही बात है, एक्सटर्नल फोर्स जब तक ना लगे कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना पसंद करता है, और अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना पसंद करता है, अनलेस उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। सी ऑप्शन हमारा फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल, ये अलग है, और एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये भी अलग न्यूटन्स लॉ है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। तो हमारा ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है इफ अ 5 kg ऑब्जेक्ट इज एक्सेलरेटिंग एट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन इट। तो आपको पता है फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स इक्वल टू m इंटू ए। तो मास कितना है? 5 kg, ए कितना है? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इक्वल टू कितना आ गया? 10 न्यूटन।
तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा 10 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज अ नोबल गैस। तो आपको पता है कि इनमें से कौन सा एलिमेंट है जो नोबल गैस है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही, हीलियम। आइए क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। एजर्शन और रीज़न। आपके सामने स्टेटमेंट दिया गया है और उसका एक कारण दिया गया है। अगर स्टेटमेंट सही है तो आपको ट्रू चुनना है, गलत है तो फॉल्स। लेकिन यहाँ पर ऑप्शंस जो आपके सामने हैं वो कुछ इस प्रकार होंगे कि अगर स्टेटमेंट सही है दोनों में से कोई भी, तो दोनों असर्शन एंड रीज़न ट्रू और फॉल्स। और रीज़न सही है या नहीं है असर्शन का, मतलब इस स्टेटमेंट का क्या ये रीज़न जो कारण दिया है क्या ये सही है या नहीं, ये भी बताना है। तो प्योर सब्सटेंस हैव ए डेफिनाइट कंपोजिशन एंड डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टीज़। तो जैसे कि आपको पता है कि एक प्योर सब्सटेंस का डेफिनेट कंपोजिशन होता है और एक डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टीज़ होती है, अपने आप में एक उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। ठीक है, ये ट्रू है। रीज़न क्या है इसका? द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए प्योर सब्सटेंस डू नॉट चेंज रिगार्डलेस ऑफ इट्स सोर्स। तो बेसिकली दोनों ही ट्रू है और आप इसका आंसर लिखोगे कि बोथ, ऑप्शन 11th का आंसर होगा ए। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड द आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। अब देखो जो इसमें कहा क्या गया है बेसिकली, देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज रिमेन्स द सेम वेदर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल और आर्टिफिशियल सोर्स। अगर वो नेचुरल और आर्टिफिशियल सोर्स से ऑब्टेन किया गया है तो उसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहते हैं। ठीक है, वाटर की बात कर ले, अगर वाटर ऑब्टेन फ्रॉम रिवर, रेन और डिस्टिल्ड इन लैब ऑलवेज बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, तो उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगी फिजिकल केमिकल चेंज की वो हमेशा 100 डिग्री पर ही बॉयल करेगा। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। एजर्शन क्या कहता है कि जाइलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग वाटर इन प्लांट्स। तो जो जाइलम है आपका वो प्लांट्स में वाटर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मैंने आपको एक ट्रिक सिखाई थी, जाइलम होता है और फ्लोएम होता है, जाइलम और फ्लोएम। फ्लो से आपको फ की साउंड आ रही है और जाइलम से कोई साउंड नहीं आ रही फ की। तो फ्लो से फूड और जाइलम से वाटर, ये याद रखोगे। तो जाइलम यहाँ पर जिक्र किया गया है, रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग वाटर, बिल्कुल सही, ये ट्रू है। अब इसका रीज़न देख लेते हैं। जाइलम सेल्स आर डेड एट मैच्योरिटी एंड हैव थिक लिग्निफाइड वॉल्स। तो आपको पता है कि ये स्टेटमेंट सही है लेकिन ये कारण नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों आपस में ट्रू तो हैं लेकिन ये सेकंड स्टेटमेंट फर्स्ट का रीज़न नहीं है। क्या नहीं है? रीज़न नहीं है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। Both assertion and reason are true, but the reason is not the correct explanation for the assertion. क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। assertion कहता है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन अ बॉडी एंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट। तो 13th में आपके सामने जो स्टेटमेंट कहा है वो न्यूटन्स के लॉज के बारे में बता रहा है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लॉ है जो वो डिस्क्राइब करते हैं मोशन के बारे में, बिल्कुल सही है। और इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन बॉडीज़, और बॉडीज़ पर कैसे फोर्स का इफेक्ट होता है ये बात करता है, बिल्कुल सही है, ये ट्रू बात है अपने आप में। और इसी के साथ जो रीज़न दिया गया है कि द फर्स्ट लॉ स्टेट दैट एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, ये तो हमने ऊपर लाइन पढ़ी थी पूरी, अनलेस एक्टेड अपॉन बाय नेट एक्सटर्नल फोर्स। तो ऑप्शन बिल्कुल ए, इसके लिए भी ए होगा सही कि बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू, द रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। तो 13th के लिए ए और 12th के लिए बी था। 12th के लिए क्या था? बी था। 14 देख लेते हैं। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है आपके सामने। राहुल 15 साल का लड़का है एक जो सफ़र कर रहा है। सीवर बर्न्स ऑन हिज हैंड वाइल कुकिंग, कुकिंग के दौरान उसका हाथ जल गया था। द डॉक्टर एग्जामिन्ड द वाउंड एंड सेड दैट द एपिथेलियल टिश्यू वॉज डैमेज। तो डॉक्टर उसको देख के बताते हैं कि जो एपिथेलियल टिश्यू है वो डैमेज हो चुका है। इसके भी यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं आपको। पहला क्वेश्चन कहता है व्हाट टाइप ऑफ टिश्यू इज़ अफेक्टेड इन राहुल्स केस। तो जैसे कि आपने पढ़ा कि द टिश्यूज अफेक्टेड इज एपिथेलियल टिश्यू। आंसर लिखोगे आप, द टिश्यू अफेक्टेड इज एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, ये लिखोगे आप, एपिथेलियल टिश्यू। इट फॉर्म्स द आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ द बॉडी, इट फॉर्म्स द आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ द बॉडी और आप कह लो कि स्किन, एंड आल्सो लाइन्स इंटरनल ऑर्गन्स, एंड ऑल्सो लाइन्स इंटरनल ऑर्गन। ठीक है, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि एक्सप्लेन करो फंक्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू।
हमने एपिथेलियल टिश्यू का फंक्शन ऑलमोस्ट देख लिया है, लेकिन फिर भी करते हैं। इसमें आपके कई सारे पॉइंट्स हो सकते हैं। इसमें आपका पॉइंट हो सकता है प्रोटेक्शन, ठीक है। इसमें आपका पॉइंट हो सकता है एब्जॉर्प्शन। इसमें आपका पॉइंट हो सकता है सीक्रेशन, एक्सक्रीशन, ठीक है। एंड लास्ट एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स। अब इसको देख लेते हैं, इनको एक्सप्लेन कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा। तो कवर्स, इट कवर्स द बॉडी एंड प्रोटेक्ट्स अंडरलाइंग tissues from injury, infection and dehydration. Infection and dehydration. इसके बाद एब्जॉर्प्शन की बात कर ले। फॉर एग्जाम्पल लीनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन absorbs nutrients एंड सीक्रेशन की बात कर ले। फॉर एग्जाम्पल ग्लैंड सिक्रीट एंजाइम्स, हार्मोन्स, स्वेट एक्सेट्रा। एक्सक्रीशन की बात कर लें, एपिथेलियल सेल ऑफ किडनी, epithelial cells of kidney tubules help in removal of waste, ठीक है। और लास्ट में एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। फॉर एग्जांपल इसमें बात करते हैं कि एल्वियोली जो होता है आपका इन लंग्स क्या करता है, अलाउ करता है एल्वियोली इन लंग्स अलाउ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि हाउ विल द डैमेज्ड टिश्यू रीजनरेट। तो जो डैमेज्ड टिश्यू है वो रीजनरेट कैसे होते हैं। तो बेसिकली एपिथेलियल टिश्यू हैज़ द एबिलिटी टू चेंज और टू रीजनरेट सेल डिवीजन, सो न्यू सेल्स विल ग्रो टू रिप्लेस द डैमेज्ड वंस, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया लास्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। मैच द डेफिनेशन टू द टर्म, और आपके सामने जो डेफिनेशन दी गई है वो एक टर्म दी गई है और उसको मैच करना है। तो फोर्स दैट अपोजिस मोशन बिटवीन टू सरफेसेस, तो ऐसा कौन सा फोर्स होता है जो दो अपोज करता है किसी भी दो सरफेस के बीच में मोशन को। तो फ्रिक्शन ही होता है। ऐसा तो बिल्कुल सही होगा, इसका आंसर ए के सामने ए ही रहेगा। फोर्स दैट एक्ट्स ऑन ऑब्जेक्ट ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी के दौरान किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स लगता है वो क्या कहलाता है, ग्रेविटी कहलाता है। बिल्कुल सही होगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर लॉ स्टेटिंग दैट एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट, तो ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ है और इसके सामने ही लिखा है। और फोर्स लास्ट बचा आपका, फोर्स दैट चेंजेस द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अप्लाइड फोर्स, ये आपके सामने ही आंसर लिखे हैं पहले उसे, आपको चेंज नहीं करने। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 16, डिस्क्राइब द क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, तो आपको क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर करना है अच्छे से डिस्क्राइब। अब ये कैसे किया जाता है, तो पेपर में बेसिकली आपको इस फॉर्म को ऐसे करना है। पहले आपको लिखना है कि मैटर इज क्लासिफाइड एज, और इसके साथ फिर आप अपनी हेडिंग चेंज करके फिजिकल क्लासिफिकेशन लिखोगे और फिर एक केमिकल क्लासिफिकेशन लिखोगे। तो इससे नंबर तो मिलते ही हैं, लेकिन आपको याद भी रहता है और आप अच्छे से एक्सप्लेन भी कर पाते हो एग्ज़ाम में, टीचर भी इम्प्रेस होता है। फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन, आप अपना आंसर लिखोगे जिसमें कि अगर हम ये थोड़ी कैपेसिटी
ओपेसिटी कम कर दें, तो सॉलिड, लिक्विड और गैस ये क्या है, फिजिकल क्लासिफिकेशन के एग्जांपल है। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, जो कि है बेस्ड ऑन शेप, वॉल्यूम एंड पार्टिकल अरेंजमेंट। ठीक है, और क्लासिफिकेशन देख लेते हैं केमिकल, जिसमें प्योर सब्सटेंसेस जैसे कि एग्जांपल के तौर पर एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। फॉर एग्जांपल होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। ठीक है, क्लासिफाइड कर दिया। अब आप एक डेफिनेशन लिखोगे छोटी सी, मैटर इज क्लासिफाइड इनटू प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर। प्योर सब्सटेंसेस आर आइदर एलिमेंट। अब क्योंकि ये इतना काफ़ी है, वैसे तो एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इतना काफ़ी है, लेकिन आप इसको एज लैंग्वेज में लिख सकते हो, एलिमेंट्स मेड ऑफ वन टाइप ऑफ एटम। ठीक है, और कंपाउंड्स जो कि होते हैं वो कैसे बने होते हैं, और कंपाउंड्स बने होते हैं मेड ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स केमिकली। ठीक है, मिक्सचर्स की बात कर लें अगर, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। ठीक है, तो होमोजीनियस कौन से होते हैं, वो जो यूनिफॉर्म कंपोजिशन के साथ होते हैं, और हेट्रोजीनियस कौन से होते हैं, जो नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन के साथ होते हैं, ठीक है, इसके साथ क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। ये हमारा हो गया। 17 कहता है व्हाट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। अच्छा, आपके एग्जाम में यही क्वेश्चंस क्यों आते हैं, क्योंकि पेपर सेम भले ही ना आए, लेकिन क्वेश्चंस जरूर आएंगे, क्योंकि लिमिटेड सिलेबस है आपके पास। और आप ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन पेपर कहीं और से बन जाएगा, तो लिमिटेड सिलेबस में से बनेगा तो क्वेश्चंस भी सेम ही आएंगे। ठीक है, व्हाट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है वो होता है इज अ टाइप ऑफ प्लांट टिश्यू। इसके आगे का मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, प्लांट टिश्यू कंसिस्टिंग ऑफ एक्टिवली डिवाइडिंग cells. It is कभी कभी जीभ फिसल जाते हैं। It is responsible for the growth of plant in terms of in length and girth। ठीक है, टाइप्स क्या हैं इसके, एपिकल मेरिस्टम, एट रूट, एंड शूट टिप्स, और दूसरा इंक्रीजिंग लेंथ करने में लेटरल मेरिस्टम, किसमें इंक्रीज इन थिकनेस। ठीक है, और टाइप्स में देखो एपिकल, लेटरल, और थर्ड वन है आपका इंटरकैलरी मेरिस्टम। जो कि आपका एट नोड्स कॉज ग्रोथ इन लेंथ ऑफ इंटरनोड्स। एट नोड्स प्रेजेंट रहता है और कॉज ग्रोथ इन लेंथ ऑफ इंटरनोड्स। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है व्हाट इज फोर्स एंड न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। जैसे कि हमने पढ़ा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है न्यूटन्स का, कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है, स्टेट दैट
An object at rest will remain rest and an object in motion will continue in motion at a constant velocity unless acted upon by an external force. आपने ये डेफिनेशन पेपर में दो जगह देखी है, ठीक है. एक तो ये द फर्स्ट लॉ, ये इसका आंसर हो जाएगा, तो मैं लिखवा नहीं रहा हूँ. और एक हमने स्टार्टिंग में भी देखी थी, ठीक है. स्टार्टिंग में कहाँ पर देखी थी, ये आपने बी ऑप्शन में देखी थी. तो मैं लिखवा नहीं रहा हूँ इसको. 18th का सिर्फ एक पार्ट लिखवा रहे हैं जो कि स्टार्टिंग में पूछा गया है. वो क्या, वो ये कि व्हाट इज़ फोर्स. अब देखो फोर्स क्या होता है. फोर्स इज़ अ पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट. फोर्स लिख लेते हैं. फोर्स इज अ पुश एंड पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट that causes a change in its state of rest or motion. ठीक है. किसी के ऊपर भी पुश पुल अगर लगता है और वो उसके स्टेट को चेंज कर देता है, चाहे वो रेस्ट में हो या मोशन में, उसको क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 19 कहता है व्हाट इज एटम एंड डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. तो डिस्कवरी ऑफ एटम क्या है. बेसिकली क्वेश्चन में पूछा गया कि एटम क्या है और डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या है, ये बताओ. तो आइए देख लेते हैं. हमारा आंसर होगा कि एटम द स्मॉलेस्ट, एटम जो कि स्मॉलेस्ट, यहां पर लिखते हैं एटम जो कि आपका है स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, मैटर दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर बाय केमिकल एंड रिटेन्स द प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट. ठीक है, ये आपका एटम हो गया. अब डिस्कवरीज पर आते हैं. डिस्कवरीज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन, जो कि कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के दौरान किया था. कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के दौरान इन्होंने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था. ये डिस्कवर्ड बाय ई डॉट गेल्डस्टीन. ई डॉट गोल्डस्टीन बोलते हैं इनको बेसिकली. कैनाल रेज इनका एक्सपेरिमेंट था उसके दौरान. और न्यूट्रॉन का जो डिस्कवरी की थी वो डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक. ठीक है, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर, ये हमने क्वेश्चन सोल्व किया. अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 20 कहता है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आ गए आपके सामने. दो क्वेश्चन हैं जो 5-5 नंबर के होंगे. पहला क्वेश्चन है व्हाट इज टिश्यू एंड टाइप्स ऑफ टिश्यू, ड्रॉ अ नर्वस टिश्यू. तो आपके सामने नर्वस टिश्यू का एक डायग्राम आएगा और पहले आपको बताना है कि व्हाट इज़ टिश्यू. तो व्हाट इज़ टिश्यू में आपको लिखेंगे कि ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड वर्क. तो हम लिखेंगे 20th का आंसर, अ ग्रुप ऑफ सेल्स. अगर कोई सेल्स का ग्रुप है जो कि स्ट्रक्चर में बिल्कुल सिमिलर है एंड वर्क टुगेदर टू परफॉर्म, और एक साथ वर्क करती है परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन. ठीक है, तो इसमें ये इस क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपका टिश्यू. ठीक है, और इसी के साथ करते हैं टाइप्स ऑफ टिश्यू की बात. टाइप्स ऑफ टिश्यूज
टाइप्स ऑफ टिश्यू में प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू आपको पता ही है, सिर्फ दो होते हैं, प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू। क्योंकि ये क्वेश्चन 5 नंबर का है तो हम इसको इसी तरह से करेंगे जैसे 5 नंबर के लायक हो। ठीक है, तो प्लांट टिश्यू में लिखते हैं हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है एक, तो आपको पता ही है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जिसमें आपकी एपिकल, लेटरल, इंटरक्लेरी, एपिकल, लेटरल, इंटर कैलरी और रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ रहती है। ठीक है, ये ग्रोथ लिखा हुआ है। और वही दूसरी तरफ इसका दूसरा पार्ट जो है वो कहता है परमानेंट टिश्यूज होते हैं। परमानेंट टिश्यू होते हैं जो क्या है, जो बेसिकली क्या काम करते हैं, सिंपल काम करते हैं। पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा होते हैं, जो कि इसमें भी दो तरह के आते हैं, एक आते हैं सिंपल और एक आते हैं कॉम्प्लेक्स। ठीक है, सिंपल में भी 3 तरह के आते हैं, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, ठीक है, और लास्ट में स्क्लेरेनकाइमा। और कॉम्प्लेक्स में 2 तरह के आते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, जाइलम एंड फ्लोएम। और एनिमल टिश्यू की बात कर ले अगर हम, तो एनिमल टिश्यू में एपीथेलियल टिश्यू जो काम करता है आपका कवरिंग और लीनिंग में। दूसरा आपका आ जाता है इसमें कनेक्टिव टिश्यू जो काम करता है आपका बोन को, कार्टिलेज, ब्लड, एडिपोज, बोन्स में लगा होता है, कार्टिलेज में। इसके बाद आ जाता है मस्कुलर टिश्यू जो मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, और लास्ट में नर्वस टिश्यू। और शायद क्वेश्चन में आपको नर्वस टिश्यू किस काम का आता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। नर्वस का आपको एग्जाम मतलब डायग्राम ड्रॉ करने के लिए कहा गया है शायद। हाँ देखो, ड्रॉ अ नर्वस टिश्यू। तो नर्वस टिश्यू को ड्रॉ करते हैं, ये आपका बीच में न्यूक्लियस हो गया। तो इसका कुछ इस तरह का आपका नर्वस टिश्यू होता है। ये आपका न्यूक्लियस हो गया और ये आपकी लेवलिंग कर देते हैं इसकी, न्यूक्लियस। इसी के साथ डेंड्राइट आपके ये हो गए जो ये निकले हुए हैं, इनको आप डेंड्राइट बोलोगे। इसी के साथ ये एक्सोन हो गया, यहाँ पर बेसिकली ये बने होते हैं आपके
ये नर्व एंडिंग होगी आपकी, ये सेल बॉडी हो गई पूरी, ठीक है। इसी के साथ हमने एक नर्वस टिश्यू को बनाया, न्यूरॉन अ यूनिट ऑफ नर्वस सेल। नर्वस टिश्यू, जो आपका न्यूरॉन होता है वो क्या होता है, अ यूनिट ऑफ नर्वस टिश्यू। ये आपकी एनसीईआरटी में गिवन है ये डायग्राम। तो आई होप आपको समझ में आया होगा और आपको ये सॉल्यूशन बेस्ट लगा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज़ इनर्शिया एंड टाइप्स ऑफ इनर्शिया, एक्सप्लेन करना है आपको। तो इनर्शिया और टाइप्स ऑफ इनर्शिया देख लेते हैं। इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया कभी सोचा दिमाग में? तो इनर्शिया बेसिकली द नेचुरल टेंडेंसी, जो किसी ऑब्जेक्ट की जो नेचुरल टेंडेंसी होती है अपने आप को उसमें रुके रहने की, उसको इनर्शिया बोलते हैं। जैसे कहते हैं ना कि अब वो कि कोई भी हमने पहचाना था कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है, कि मोशन में जो कोई बना हुआ है कि वो अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहता है, अगर वो मोशन में है तो मोशन में रहना चाहता है, ठीक है। ये तो हो गया कॉन्सेप्ट। लेकिन इनर्शिया क्या है? जब वो किसी एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाएगा उस पर और वो अपने आप को उस स्टेट में रखने की कोशिश करेगा, उस रेसिस्टेंस को, उस जो रेसिस्ट कर रहा है वो, उसकी जो टेंडेंसी है उसको ही, नेचुरल टेंडेंसी को ही इनर्शिया कहा गया है। तो बेसिकली द नेचुरल टेंडेंसी, द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू resist a change in its state of rest or of uniform motion, ठीक है। उसकी उस स्टेट में रुके रहने की जो टेंडेंसी है वही, वो जो रेसिस्ट करने का है। और बेसिस ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, बेसिस ऑफ, ये न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ पर, जैसे मैंने आपको एग्जांपल के तौर पर अभी समझा कर बताया, न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ पर बेस्ड है। मान लो ये बॉल एक जगह रखी है, ठीक है। अब इस पर मैं किक मारता हूँ, तो किक मारने से क्या होगा, ये हिलेगी। लेकिन ये हिली क्योंकि मैंने किक मारी, ये तो हो गया न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। इसी के साथ क्या हुआ कि इस बॉल ने अपने आप को रोक कर रखने की चाह करी, तो वो जो टेंडेंसी थी उसको इनर्शिया बोला, ठीक है, समझने के लिए। अब टाइप्स ऑफ इनर्शिया आते हैं। इनर्शिया, और चूज़ कर लेते हैं हम अपना। इनर्शिया में आता है आपका इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट की बात कर लेते हैं। जब वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहने की कोशिश करेगा। तो बॉडी रिमेन्स एट रेस्ट अनलेस, बॉडी रिमेन्स एट रेस्ट unless external force acts, ठीक है। और वहीं दूसरी तरफ एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। एग्जाम्पल कहता है व्हेन अ स्टेशनरी बस सडनली स्टार्ट्स, पैसेंजर टेंड्स टू फॉल बैकवर्ड, पैसेंजर टेंड्स टू फॉल बैकवर्ड, ठीक है। तो जो बैकवर्ड में गए, क्योंकि बॉडी क्या चाहती थी, वहीं पर रेस्ट में रहना चाहती थी, तो वो क्या हुआ, एक एग्जांपल हुआ इनर्शिया ऑफ रेस्ट का, ठीक है। दूसरा देख लेते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन, जिसमें बॉडी इन मोशन कंटिन्यूज टू मूव अनलेस एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। एग्जाम्पल के तौर पर व्हेन अ मूविंग बस, वही चलती हुई बस अगर अचानक से रुक जाए, when a moving bus suddenly stops, ठीक है। तो मूविंग बस अगर सडनली स्टॉप हो जाए
तो क्या होगा, पैसेंजर फॉल्स फॉरवर्ड। तो वो क्या रहना चाहते थे, वो मोशन में ही रहना चाहती थी उनकी बॉडी पैसेंजर्स की, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इनर्शिया ऑफ मोशन। और लास्ट में आपका इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन में क्या है कि बॉडी कंटिन्यूज मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, बॉडी कंटिन्यूज मूविंग in the same direction unless force change it, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर when a car takes a sharp turn, तो क्या होगा, जब एक कार शार्प टर्न लेती है तो पैसेंजर कैसे होते हैं, पैसेंजर एक तरफ गिर जाते हैं। तो वो क्या है, डायरेक्शन का इनर्शिया, वो एक ही मूवमेंट में, डायरेक्शन में मूव करना चाहते हैं। पैसेंजर्स आर थ्रोन साइडवे। तो इस तरह से हमने इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन देखा। आई होप आपको सही से समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, इनर्शिया हो गया। इस तरह से हमने अपने सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट किया। आई होप आपको समझ में आया होगा, आपको हेल्प मिलेगी अपने क्वेश्चंस को सोल्व करने में एग्जाम्स में, और आप बेटर परफॉर्म कर पाओगे। अच्छा, अब समझ लेते हैं, ये पीडीएफ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पेपर में रिवीजन के लिए आपको एज अ मॉक भी इस पीडीएफ को देना होगा। और इस पीडीएफ का सॉल्यूशन के साथ अटैच करके मैंने टेलीग्राम पर आपके लिए प्रोवाइड करा दी है। स्टेप्स को फॉलो करके आप प्रोवाइड करी हुई जो पीडीएफ है इसको ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। अभी के लिए आपको जाना है डिस्क्रिप्शन में दिए हुए टेलीग्राम लिंक पर और चैनल को ज्वाइन कर लेना है। हम एक अच्छी कम्युनिटी बनाने जा रहे हैं टेलीग्राम के थ्रू, और एक अच्छा ग्रुप बनाकर हम लाइव सारी इन्फॉर्मेशन शेयर कर करेंगे और एक दूसरे से इंटरेक्ट कर करेंगे। अभी के लिए सिर्फ पीडीएफ के लिए वो ज्वाइन कर लो और बाकी इन्फॉर्मेशंस के लिए, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अपने दोस्तों में शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस तरह से आपको पीडीएफ मिलेगी, सारे आंसर्स, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन सभी के साथ विद अटैच्ड क्वेश्चन पेपर, ठीक है। आई होप कि सब सही रहा, वीडियो अच्छी लगी, और अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो वीडियो को दोबारा से देख लेना। मिलते हैं आपसे आपकी क्लास के नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर को सोल्व करते हुए। तब तक के लिए बाय दोस्तों।